एक सवाल करते हैं। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन, ठीक है ना, of a particle moving in a circle of radius 10 centimeter with uniform speed, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, कंप्लीटिंग द सर्कल इन 4 सेकेंड। ऑल राइट, एक एक चीज लिखते हैं। हमें क्या निकालना है? ए टी निकालना है, लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है, और रेडियस कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। टाइम क्या दे रखा है कि एक सर्कल, यूनिफॉर्म स्पीड कंप्लीटिंग द सर्कल। अच्छा, ठीक है। सर्कल को कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लग रहा है? सर्कल को कंप्लीट करने में t इक्वल टू 4 सेकंड लग रहा है, ठीक है। अब सर्कल कंप्लीट करते हैं तो देखो ये डिस्टेंस कितनी कवर होती है। मान लीजिए यहाँ p पहले यहाँ था, इधर गया, यहाँ से ऐसे आया, तो पूरा कितना डिस्टेंस कवर हुआ? डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकेंड इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है ना। सर्कल का चक्कर लगाने के लिए जो पेरीमीटर है वो 2 पाई आर होती है, ठीक है ना। तो ये हो गई लीनियर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी हुई? 2 पाई इंटू आर की क्या है? 10 सेंटीमीटर वैल्यू है, ठीक है। ये हो गई डिस्टेंस। अच्छा, लीनियर स्पीड क्या होगी? ये हम क्यों निकाल रहे हैं बाय द वे? क्योंकि ए टी इक्वल टू जो होता है ना वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। तो वी निकालना है हमें। तो लीनियर स्पीड वी क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। 2 पाई इंटू 10 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेकेंड, 2 पाई आर अपॉन टी। तो कितना हो गया? 2 बार गया, 5 बार गया। अच्छा, ये सेल्फ अंडरस्टूड है। 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब एक्सीलरेशन क्या होगा लीनियर? वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर मतलब 5 पाई का स्क्वायर अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 25 पाई स्क्वायर अपॉन 10, 5 पाई स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 2.5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द लीनियर एक्सीलरेशन। ऑल राइट, सही है। अब हम पढ़ेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीजें होती है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो द एक्सीलरेशन हैज बोथ द रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स। ओके, तो हमने एक इक्वेशन में देखा था कि ए आर तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर किस तरफ था? टूवर्ड्स सेंटर। ऑल राइट, और एक टेंजेंशियल था एक्सीलरेशन, वो क्या था? डीवी बाई डी टी। ठीक है।
ऑल राइट, तो हमें क्या करना है, अब हमें एक नेट एक्सीलरेशन निकालना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब डायग्राम बनाते हैं। तो कैसे बनाते, ऐसे ही बनाने की कोशिश करता हूँ। डायग्राम सही बनता है क्या? वाह क्या बात है। अच्छा, अब देखो मान लीजिए यहाँ पे मेरा सेंटर पॉइंट है और यहाँ कोई पॉइंट P है। तो इस तरफ क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए टी क्या होगा, dv बाई dt। और एक टूवर्ड्स द सेंटर था, राइट, ए आर। ठीक है ना, ये दो वेक्टर हैं, ए आर वेक्टर, ए टी वेक्टर। अब इनका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, बीच में कुछ एल्फा एंगल मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है, वी स्क्वायर अपन आर है। ठीक है, देखो दो ऐसे वेक्टर दे रखे हो ना, तो इनके बीच में जो रिजल्टेंट है वो कहीं बीच में आएगा, राइट। ए आर जो ए नेट है, अगर ए नेट का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसे निकाल सकता हूँ मैं, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमने ट्राइंगुलर जो वेक्टर एडिशन है उससे निकाला है। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है ना, एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के टेल पे लगा के फिर ऐसे निकालते हैं, तो हमें पता चल गया। अगर आपको पता करना है तो कैसे निकाला, देखो ये इसको थोड़ा पीछे खींच लेंगे ए आर को, और फिर इसके ऑपोजिट में ये वाला नेट वेक्टर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए आर का क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। ए टी क्या है, डी वी बाई डी टी, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या है, ये तो ए हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन होगी टेन एल्फा, निकाल लो, ये एल्फा है ना, तो टेन एल्फा का जो मान है वो होगा, टेन थीटा का क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपन बेस। हाइपोटेन्यूस क्या है, डीवी बाई डी टी, बेस क्या है, वी स्क्वायर अपन आर। तो ये क्या हो गई मेरी रेडियस, सॉरी एंगल। ऑल राइट, तो इस तरीके से एक्चुअली ये तो हम फॉर्मूला पहले भी निकाल ही चुके थे, बट ये मैग्नीट्यूड का तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। जो दो दो वेक्टर है ना, उनके बीच का रिजल्टेंट ऐसे दोनों वेक्टर को स्क्वायर करके निकालते हैं, और फिर कॉस थीटा अगर कुछ एंगल बना रहे हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं। लेकिन हमने कॉस थीटा इसमें नहीं लिखा, टू ए आर ए टी कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि ये जो कॉस थीटा है ना, ये है कॉस 90। मतलब आप एक चीज़ ध्यान रखना मैथमेटिक्स में, त्रिज्या के साथ अगर ऐसे आप रेडियस है और इसके साथ ऐसे ड्रॉ करते हो टेंजेंट, तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो। तो ये जीरो हो गई। जीरो। ठीक है, ऑल राइट, एक सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20। ठीक है, 20 सेमी, इसकी लीनियर स्पीड इज गिवन बाई वी इक्वल टू 2t। ठीक है ना, ये एक इक्वेशन दे रखी है, टाइम के साथ चेंज हो रही है लीनियर स्पीड। ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, वेयर टी इज इन सेकेंड एंड वी इज इन मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेडियल
एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमें रेडियल और टेंजेंशियल दोनों का एक्सीलरेशन का मान निकालना है। तो लीनियर स्पीड सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या है। v इक्वल टू 2t, ठीक है ना। तो t इक्वल टू क्या है, 3 सेकेंड हमें दे रखा है। तो 8 t इक्वल टू 3 पर क्या होगा, v इक्वल टू टी 2 × 3 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा होगा। अब रेडियल एक्सीलरेशन क्या होगा, देखो रेडियल एक्सीलरेशन जो है हमने एक फॉर्मूला इजाद किया था, ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर। वी हमें पता है 6 मीटर पर सेकेंड है, 6 का स्क्वायर अपन आर क्या है 20 सेंटीमीटर। तो इसको भाई पहले मीटर में बदल लेते हैं, 0.2 मीटर, ठीक है ना। तो 36/0.2 कितना होगा, तो ए आर इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल राइट, अब मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है एक तो देखो रेडियल एक्सीलरेशन तो पता चल गया। अब मुझे निकालना है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी। वी इक्वल टू क्या दे रखा है 2t, इधर रख दो मान, तो आ गया 2। तो ये टेंजेंशियल हमें टाइम से कोई मतलब ही नहीं करता, टेंजेंशियल हमेशा 2 मीटर पर सेकंड इस आंसर में आ रहा है, क्योंकि टी की कोई इसमें टर्म ही नहीं है। ऑल राइट, ऐसे हम टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ओके। देखो इसमें क्या हो रहा है ना, सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, अगर मान लो मैं अर्थ से इस चीज को देख रहा हूं, सॉरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम आई अर्थ से, अर्थ पे ग्राउंड पे कोई बंदा खड़ा है, वो देख रहा है कि एक पार्टिकल है वो गोल गोल ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम इनर्शियल, विच कैन बी सीन फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, तो एक रिजल्टेंट जो है वो नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स तो होना ही चाहिए, तभी ही पार्टिकल जो है वो सर्कल में एक्सिलरेट कर रहा है। एंड एक्सिलरेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एन इनर्शियल फ्रेम only if a resultant force acts on it, only a only if a resultant force acts on it। अगर आपके पास रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फिर एक्सिलरेशन जीरो होगा। अगर एक्सिलरेशन जीरो नहीं है तो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है, ठीक है। ओके, सपोज द इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, मान लो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो dv बाई डी टी जो है वो जीरो होगा। तो एक्सिलरेशन जो टेंजेंशियल होता है ना, इस डायरेक्शन में वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। और खाली कौन सा रहेगा, इस तरफ रेडियल डायरेक्शन में, है ना। तो सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में ए आर लगने वाला है।
ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज टूवर्ड्स द सेंटर एंड मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाला था, v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, v क्या है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, r क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल r। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ लग रहा है, अगर एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है तो फोर्स भी क्या लगेगा इसी तरफ। ठीक है, और न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसे। ठीक है, अगर एक्सीलरेशन है तो किसके इक्वल होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स अपॉन मास। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर, इधर क्या है एफ इक्वल टू एम, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो एफ है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये कुछ फोर्स है, बट दिस इज नॉट फोर्स इन इटसेल्फ, ये कोई खुद से ही कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये किसी वजह से फोर्स इंट्रोड्यूस होता है, जैसे टेंशन हो गई, फ्रिक्शन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जैसे अर्थ है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो वहां पे भी हम एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर टूवर्ड्स सन हम कैलकुलेट करते हैं फिजिक्स में। ओके, सो this resultant force is towards the center, so it is called centripetal force। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये दिस फोर्स इज नीडेड टू कीप द पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये अनदर वर्ड है फॉर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ऑलराइट, और ये फोर्स अपने आप में कुछ नहीं है, ये दिस फोर्स मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक sources such as gravitation, tension, friction, Coulomb's law, etc. तो ये centripetal force है, it is not a new kind of force, just as an upward force or downward force or a downward force is not a new kind of force। जैसे कि हम लगाते हैं कि अपवर्ड फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स है, कोई नया कोई फोर्स नहीं है, वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए एक सवाल करेंगे। तो सवाल है, एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, तो मास लिख लेते हैं 100 ग्राम, इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो स्पीड यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो गया, और इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव with vertical side walls of radius 25 centimeter 25 centimeter if the block takes 2 seconds to complete one round। ओके, एक चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है 2 सेकेंड। तो हमें नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स ऑफ द साइड वॉल ऑफ द ग्रूव बताना है। अच्छा, पहले एक डायग्राम बनाते हैं, मुझे नहीं लगता आपको समझ में आया कुछ। देखो इसने क्या करा है, एक और डायग्राम बनाए क्या, ठीक है। हो क्या रहा है कि ये कोई वॉल है ना, ठीक है, और एक ब्लॉक है, ब्लॉक डाल देते हैं ऐसे, ये ऐसे मूव कर रहा है इसके सारे सारे, ठीक है, चारों तरफ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, और इसको एक चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, मतलब 2 पाई आर। अगर इसकी रेडियस जो है
अगर मैं आर ले लूं तो 2πr कितने में चक्कर काट रहा है? 2 सेकंड में। 2 सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड 2πr। अब r की वैल्यू क्या है? देखो ये रही 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निकालना क्या था? देखो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स प्रोवाइडेड बाय साइड वॉल। ठीक है ना, इससे मैं एक चीज और समझाऊंगा। तो पहले ये समझ लो, 2πr तो हो गई डिस्टेंस। स्पीड ऑफ द ब्लॉक क्या है? 2πr अपॉन टी। हम क्या निकालने वाले हैं? हमें निकालना है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। देखो ऐसी ये दीवार है, तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल किस तरफ लगेगा? इस तरफ। और इसको क्या घुमा के रख रहा है ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स? सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस साइड में, एट टाइम ऐसे। ठीक है, ऑल राइट। तो हमने एक चीज देखी थी कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² अपॉन आर। और मैंने कहा था कि mv² अपॉन आर इज नॉट ए फोर्स इन इट सेल्फ। ये खुद में कोई फोर्स नहीं है, ये फोर्स कहीं से ओरिजिनेट होता है। तो अपने वाले इस सवाल में कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? इस वॉल से ना। देखो इस जो दीवार है ना, ये दीवार से चिपका हुआ ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, तो दीवार इस पर क्या फोर्स लगा रही है? एन, अंदर की तरफ। ठीक है ना, वो कितना लगा रही है? जब, क्योंकि ये सिंस दिस ब्लॉक इज डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वैल्यू हो गई mv² अपॉन आर अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो v अपन निकाल लेते हैं। ये है 2πr, सॉरी r की वैल्यू क्या है? 25 सेंटीमीटर और t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 से 2 गया, ऊपर बचा 25 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हो गई। अब एक्सीलरेशन क्या होगा? a इक्वल टू v² अपॉन आर। तो ये जो है ना 25 पाई, इसको स्क्वायर हो जाएगा, और 25 आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर ही है। तो ऊपर क्या बचेगा? आई थिंक 25 पाई स्क्वायर बचेगा, करेक्ट। 25, एक 25 से एक 25 कट जाएगा। अब 25 का स्क्वायर है ना, तो एक 25 नीचे है और ऊपर है 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करते हो तो करीबन वैल्यू ऐसे आएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी क्या है ये? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर। अब हमारे पास, अगर हम इसको किसी बंदे को यहाँ खड़ा करके बताएं कि अब बताओ कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस ब्लॉक पे। इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ डाउनवर्ड तो एक mg फोर्स कर रहा होगा, बट सेंटर की तरफ ओनली वन फोर्स इज acting. So the only force in this direction, what direction? Towards the center is the normal contact force due due to the side walls. ये साइड की दीवार हैं उनकी वजह से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ क्या कहता है कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है,
from Newton's second law. F एक्सटर्नल क्या है, n नॉर्मल m इंटू ए। m की वैल्यू कितनी है 100 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में बदल देते हैं 0.1 kg। ए क्या है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो n की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0.25 न्यूटन। ये न्यूटन है भाई, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया है। ये क्या है, ये नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स है, हु इज प्रोवाइडिंग इट, साइड वॉल, ठीक है ना। ऑल राइट, our next topic is circular tuning of roads। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये जो आप रोड वगैरह देखते हो ना जब गाड़ी चलाते समय, ऐसे फिर एक टर्न आता है, इसमें हमें गाड़ी की स्पीड को कैसे डील करना है, इसी पर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। देखो, आपने एक गाड़ी खरीदी और आप गाड़ी लेके गए, तो जब तक रोड सीधी होती है ना, स्ट्रेट, तो गाड़ी कितनी भी स्पीड से भगा सकते हो। लेकिन जैसे टर्न आया ना, अगर आपने सेम स्पीड रखी और स्पीड से निकालने की कोशिश की, तो गाड़ी यहाँ पे ऐसे मुड़ने की बजाय बाहर की तरफ पलट जाती है, या ऐसे दूसरे खेत में चली जाएगी। कभी देखा होगा आपने, ये क्यों होता है। देखो, जब भी सर्कुलर आर्क की बात आती है ना, जैसे मान लो यहाँ पे गाड़ी पहुंची, तो इसको थोड़ा टर्न लेना है, तो ऐसा लगता है, तो एक नियरली एक आर्क बन जाता है। आर्क समझ रहे हो ना, तो ऐसे मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो क्या बन गया, सर्कल वर्थ, जिसकी कुछ रेडियस होती है आर, है ना। तो जब भी आपको सर्कुलर मोशन की बात आए, किसी आर्क पे गाड़ी चल रही है या कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एक ही चीज की जरूरत होती है कि हमारा जो अंदर की तरफ फोर्स है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, वो mv² बाई आर कैसे भी बन जाना चाहिए। और एक चीज आप गिन के रख लीजिए, mv² बाई आर खुद में कोई फोर्स नहीं है ना, खुद का कोई ऐसे एग्जिस्टेंस नहीं है, खुद में कोई फोर्स नहीं है। इट इज नॉट ए फोर्स इन इटसेल्फ, ठीक है, नॉट ए फोर्स इन इटसेल्फ। तो क्या है फोर्स इन इटसेल्फ, एक्चुअली कोई ऐसा बाहरी फोर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है इस सर्कुलर मूवमेंट के लिए। मतलब उस फोर्स से, ये जो बाहरी फोर्स है ना, उससे ये जनरेट होना चाहिए। अच्छा, mv² बाई आर जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें प्रोवाइड करता है, अंडरस्टूड। तो सर्कुलर मोशन दोबारा रिपीट करते हैं कि क्या मतलब चीज़ें हैं, मतलब सर्कुलर ट्यूनिंग ऑफ रोड्स में क्या चीज़ें देखते हैं कि कोई कार जा रही है, तो जो टर्न आता है ना, उस टर्न पे जो कार या पार्टिकल है, कोई भी व्हीकल, वो एक नियरली कुछ रेडियस की आर्क पे घूमता है, और उस रेडियस को प्रोवाइड करने के लिए या इस कार को घुमाने के लिए हमें अंदर की तरफ एक फोर्स चाहिए mv² बाई आर, और वो फोर्स हमें कहीं दूसरे सोर्स से जनरेट होके मिलता है। तो देखो, देर आर 3 ways by which the necessary centripetal force is being provided to the vehicles by following 3 ways। कौन से वेज है, एक तो अच्छा
3 ways to get centripetal force, है ना, टू व्हीकल्स। तो पहला है बाई फ्रिक्शन ओनली, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो रोड स्मूथ नहीं है सपोज, तो जब गाड़ी ऐसे घूमेगी, गाड़ी ऐसे मूव किया, ओके, इस तरफ, तो एक रफ सरफेस है ना, इसको एफ एस इस तरफ प्रोवाइड करेगी, उसको उधर खिसकने से रोकेगी। तो पहला क्या है, बाई फ्रिक्शन ओनली। सेकंड क्या हो सकता है, आपने देखा होगा जनरली जब रोड बनाते हैं ना, तो ऐसे सपोज कीजिए ये टर्न है, ठीक है ना, टर्न है, और दूसरा इस तरफ बाहर का हिस्सा है, ऐसे गाड़ी आई, तो ये अंदर का जो हिस्सा है ना, ये डाउन होता है, ये थोड़ा बैंक ये कर देते हैं अप या बैंक। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है कि एक सिरे से गाड़ी को, मतलब रोड को ऊपर कर दो ऐसे इधर से, ठीक है ना। तो सेकंड क्या हुआ, बैंकिंग बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स, मतलब रोड को एक सिरे से ऊपर कर दो ओनली। सब इस केस में हम सब मानते हैं कि फ्रिक्शन क्या है, जीरो। अच्छा रियल लाइफ में क्या होता है, हमें स्मूथ सड़क तो मिलने से रही, तो बाय फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग ऑफ रोड्स। हम बात करेंगे आगे कि कैसे फ्रिक्शन alone is not sufficient to provide mv square by r। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बाय फ्रिक्शन ओनली, ठीक है, इस पर बातें होंगी। हम्म, ये मेरा कोई सर्कल है, ठीक है, ऐसे रोड गई, यहाँ पे एक सर्कुलर मूवमेंट में गाड़ी घूमती है, तो सपोज कीजिए यहाँ पे एक अपनी गाड़ी चल रही है ना, ऐसे। अब इस गाड़ी को इस ट्रैक पे घूमने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए अंदर की तरफ, एम वी स्क्वायर बाई आर। देखो एक चीज और साथ साथ में बता देता हूँ कि एम वी स्क्वायर बाई आर, हम गाड़ी को स्लो क्यों करते हैं टर्न पे, देखो v मान लो इस इक्वेशन में देखना, v अगर ऊपर हुआ तो ये पूरी इक्वेशन ऊपर गई, मतलब इक्वेशन का मान ज़्यादा हुआ, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ v बड़ा हुआ तो एम वी स्क्वायर बाई आर भी बड़ा होगा, करेक्ट। अब अगर आर छोटा हुआ मान लीजिए, तो अभी ये बड़ी हुई चीज़। तो मतलब जनरली हम क्या करते हैं, पहले से ऐसे इस इक्वेशन से या इस फैक्ट से हम पता करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी को स्लो कर लेते हैं, स्पीड कम कर दो, ताकि जो रिजल्टेंट एम वी स्क्वायर बाई आर है, जो गाड़ी को गोल घुमाएगा, वो कम हो, है ना, कम हो तो फ्रिक्शन से या बैंकिंग से गाड़ी आराम से घूम जाए, वरना क्या होगा, गाड़ी बाहर की तरफ भाग जाएगी, सेफ टर्न नहीं होगा विदाउट स्कीडिंग, वरना गाड़ी है ना ऐसे, ऐसे है गाड़ी, ऐसे घूम जाएगी, ऐसे साइड में खिसक जाएगी, जैसे मान लीजिए ऐसे क्या होता है, कैसे समझाऊं, हाँ ऐसे, मतलब गाड़ी चलना तो ऐसे है,
लेकिन इस तरफ खिसक जाएगी, ठीक है, स्किड करना। दूसरा, जब हम रोड बनाते हैं ना, है ना, तो रोड बनाते टाइम, अगर मैं इस फैक्ट की बात करूं, रोड बनाते टाइम हम रखते हैं कि ये रोड बन रही है, तो ऐसा थोड़ा आर की वैल्यू ना मैक्सिमम हो। आर की वैल्यू बड़ी होगी तो एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। अब अगर आपने देखा होगा कि कोई रोड ऐसे चलती चलती ऐसे नहीं घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी ना, फिर आपको लगभग गाड़ी का स्पीड 10 किलोमीटर पर सेकंड से या 5 किलोमीटर पर सेकंड से यहाँ पे चलना होगा बहुत बड़ी सावधानी से। और यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, गाड़ी स्किड हो जाएगी, मतलब ऐसे घूमेगी नहीं, ऐसे जाके टकरा जाएगी इस दीवार पे, बाहर वाली पे, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब इंजीनियर लोग जब रोड बनाते हैं तो आर की वैल्यू मैक्सिमम रखते हैं ताकि आराम से गाड़ी घूम सके, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, ये बात तो समझ में आती है। अब हम बात करते हैं मुद्दे की, फ्रिक्शन की। अच्छा, सिर्फ अब मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ कोई बैंकिंग नहीं है रोड की, सिर्फ फ्रिक्शन ओनली, मतलब सड़क जो है वो हॉरिजॉन्टल है, एक तरफ से ऊपर की तरफ उठी हुई नहीं है, ठीक है। ऑल राइट। तो जो फ्रिक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एस या एफ, वो है एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल है, सॉरी, एक बार मान रख देता हूँ, एफ एस इक्वल टू क्या होता है, एफ मैक्सिमम, अच्छा सॉरी, एफ मैक्सिमम की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, है ना, म्यू एन। एन कार क्या ऐसे लग रहा होगा, और कार के नीचे की तरफ क्या फॉर्स लगता है, एम जी, और इस तरफ क्या लग रहा है, एम बी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो एन की जगह मैं रख सकता हूँ एम जी। तो ये तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। अब ये फ्रिक्शन अगर एम वी स्क्वायर से बड़ा या इक्वल है, तब क्या बोल सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ए सेफ टर्न विदाउट स्किडिंग, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज लेस देन म्यू एम जी, ठीक है ना, एम से एम काट दो, और वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर जी, ठीक है। वी जो मैक्सिमम वी होगा वो इतना हो सकता है म्यू आर जी, या मैक्सिमम को भी हटाओ, वी शुड बी लेस देन म्यू आर जी। तो आपकी गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड है ना, अगर सिर्फ फ्रिक्शन ही काम कर रहा है तो इतनी हो सकती है, वी मैक्सिमम इक्वल टू म्यू आर जी, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हुई और सिर्फ गाड़ी के अंदर, आई मीन सरफेस के अंदर फ्रिक्शन है, एक तरफ से बैंक नहीं किया हुआ है, ऊपर नहीं उठाया हुआ है, तो वो गाड़ी स्किड कर जाएगी। तो सेफ टर्न के लिए आप ये वैल्यूज ध्यान में रखो, अपनी गाड़ी की स्पीड जो है म्यू आर जी अंडर रूट से कम रखो, ठीक है।